प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम 10 रूपक के तृतीय प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने रूपक के भेदों के बारे में पढ़ा और अभी जो प्रकरण चल रहा है उसमें नाटक नामक प्रथम भेद जो रूपक का है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें प्रयुक्त होने वाली समस्त नायक से संबंधित वृत्तियों का वर्णन हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। अब हम इसी प्रकरण के अंतर्गत ही जो तृतीय प्रकाश में नाटक के विषय में ही चर्चा चल रही है, अतः ग्रंथकार नाटक के ही नायक तथा उससे संबंधित कथा वस्तु की विशेषताओं को बतलाते हुए यहाँ कहते हैं कि अभिगम्य गुणैर्युक्तः धीरोदात्तः प्रतापवान कीर्तिकामो महोत्साह त्रय्यास्त्राता महीपतिः प्रख्यातवंशो राजर्षि दिव्यो वा यत्र नायकः प्रख्यातं विधातव्यं वृत्तम अत्राधिकारिकम। कि यहाँ पर कथा वस्तु में जिस नायक का वर्णन किया जाता है नाटक के अंतर्गत वो कैसा होना चाहिए, तो उस नायक के बारे में कहा है कि अभिगम्य गुणैर्युक्त है। जो नायक अभिगम्य अर्थात प्रशंसा से युक्त, उत्कृष्ट, अभिगम्य और सेवनीय हो, जो सेवा आदि कार्यों में लीन रहता हो, ऐसे प्रशंसा से युक्त जिसके उत्कृष्ट कार्य हो। या गुणैर्युक्त है धीरोदात्त है प्रतापवान, रमणीय गुणों से युक्त होना चाहिए, धीरोदात्त होना चाहिए, प्रतापवान प्रतापी होना चाहिए, कीर्ति काम है कीर्ति और यश की अभिलाषा रखने वाला होना चाहिए, महोत्साह है महान उत्साही होना चाहिए, उत्साह संपन्न होना चाहिए, और त्रयस्त्राता वेदत्रयी का जो 3 वेद हैं उनका रक्षक होना चाहिए, और महीपति पृथ्वी का पालक होना चाहिए, प्रख्यात वंश है प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हो, या कोई राजर्षि ही दिव्य है कोई राजर्षि हो, अथवा दिव्य कोई स्वर्गीय पुरुष हो, ऐसे प्रख्यातम ऐसे इतिहास प्रसिद्ध, प्रख्यात इति वृत्त का वृत्तम आधिकारिकम आधिकारिक कथा वस्तु के रूप में विधान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो नायक होना चाहिए नाटक का और जो प्रख्यात आधिकारिक विषय वस्तु से युक्त हो, ऐसे नाटक का नायक जो है वो सत्यवादी हो, वाणी और कर्म में साम्यता रखने वाला हो, नीति शास्त्र में प्रसिद्ध सेवनीय गुणों से संपन्न होना चाहिए, रामायण महाभारत आदि भागवत पुराण आदि से प्रसिद्ध धीरोदात्त राजर्षि हो, ऐसा पुरुष नायक होता है। और उस इतिहास प्रसिद्ध कथानक को ही यहाँ नाटक में प्रधान आधिकारिक कथा वस्तु के रूप में रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एक नाटक का नायक जो है वो उपरोक्त जो बताए गए हैं गुण उनसे संपन्न होना चाहिए। फिर आगे कहा है यत्र अनुचितं किंचित नायकस्य रसस्य वा विरुद्धं तत्परित्याज्य अन्यथा वा प्रकल्पयेत। कि आगे कह रहे हैं कि उस इतिवृत्त की में यत् तत्र अनुचितम, जो भी अंश अनुचित हो, अर्थात नायक की प्रकृति अर्थात धीरोदात्तता के लिए जो अंश अनुचित हो उसको किंचित नायकस्य रसस्य वा अथवा रस के अनुरूप न हो, अर्थात नाटक के लिए निर्धारित जो प्रमुख रस बताए गए हैं वीर या श्रृंगार आदि के विरुद्ध हो, उन्हें विरुद्धम तत्परित्याज्य नाटक के विरुद्ध हो उन्हें त्याग कर देना चाहिए, अर्थात अन्यथा वा प्रकल्पयेत अथवा उनकी अन्य रूप में परिकल्पना करनी चाहिए कि जिससे नायक के चारित्रिक दोष का परिहार हो जाए और रस का वह प्रतिकूलत्व दूर हो जाए। ऐसे कर्म जो है वो यहाँ परिवर्तित करके उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उन्हीं का वर्णन किया जाना चाहिए। तो जो नायक की प्रकृति आदि के विरुद्ध हो रहा हो, रस के अनुरूप न हो और नाटक के
प्रमुख जो रस बताए गए हैं श्रृंगार वीर आदि, उनके विरुद्ध यदि है तो उनका त्याग कर देना चाहिए या अथवा उनकी परिकल्पना अन्य रूप में की जानी चाहिए। इस प्रकार से उस वस्तु का विधान जो है वो इस प्रकार से किया जाना चाहिए। आद्यंतमेवं निश्चित्य पंचधा तत् विभज्य च। आद्यंतमेव, अब नाटककार को चाहिए कि आदि से अंत तक निश्चय करके उसका शुरुआत से अंत तक नाटक की विषय वस्तु का निर्धारण करके पंचधा तत् विभज्य च, और तत् मन उस विषय वस्तु को पंचधा 5 भागों में विभाजित करके और उसको प्रस्तुत करना चाहिए। कि नाटकीय प्रधान कथा का जो विभाजन है उसका निरूपण जो है वो 5 भागों में विभाजित करके उसको प्रस्तुत करना चाहिए। अब ये 5 भाग कौन से हैं कि खंडशः संधि संज्ञान स्थान विभागान अपि खंडयेत चतुःषष्टि तुतानि स्युः अंगानि च। कि उस कथानक का जो अंत होगा उसका निश्चय करके और उस कथानक को 5 भागों में विभाजित करके पुनः उनको संधि नामक उन 5 भागों को भी खंडों संधि के अंगों में विभाजित करना चाहिए। जो हम संधि के पहले जो 5 संधियां हमने पढ़ी, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्च और उपसंहृति, इन संधियों के हमने 64 अंग पढ़े थे। तो उन 64 अंगों के अंतर्गत उस आधिकारिक विषय वस्तु का विभाजन करना चाहिए और उसका शुरू से अंत तक इस प्रकार से विभाजन करके उनका वर्णन आगे कर देना चाहिए। तो इस प्रकार उनको विभागों में बांट करके उनके अंगों सहित उसका विभाजन जो है वो करके और विभक्त करे उस विषय वस्तु को, तभी उसका प्रयोग जो है वो नाट्यकार के द्वारा किया जाना चाहिए। अपरम, तथा, और भी कहा है, पताका वृत्तम अपि ऊनम एकाध्यायी अनुसंधिभिः अंगान्यत्र यथा लाभम संधि प्रकरीम न्यसेत। कि यहाँ कह रहे हैं कि दूसरा प्रकार जो है पताका नामक प्रासंगिक जो इतिवृत्त है, जो प्रधान इतिवृत्त की अपेक्षा 1 या 2 अनुसंधियों की न्यूनता से रखा जाना चाहिए। ऊनम एकाध्यायी, 1-2 ही उसमें संधि के भागों को कम हो ऐसी न्यूनता रखनी चाहिए। और इसमें अंगान्यत्र यथा लाभम, यथा लाभ अर्थात कथा के अनुसार जो है संधि का समावेश, उसमें संधि के अंगों का भी समावेश करना चाहिए। किंतु प्रकृति में संधि का निवेश होना नहीं चाहिए, अर्थात इससे संधि रहित भी रखना चाहिए। कि पताका के अंतर्गत तो हमें एकाध भेदों को कम करते हुए संधियों को रखना चाहिए, जबकि प्रकृति के अंतर्गत संधियों से रहित प्रकृति के भाग को रखा जाना चाहिए, ऐसा आचार्य धनंजय के अनुसार निर्दिष्ट है। फिर कहा है, आदौ विष्कंभकम कुर्यात अंकम व कार्ययुक्तितः। आदौ मतलब नाटक के आरंभ में जो नाटक की कार्य प्रकृति है उसके अनुसार, उसके कार्य के औचित्य के अनुसार, कार्य युक्तितः, कार्य की युक्ति अर्थात प्रकृति औचित्य के अनुसार विष्कंभक और अंक की रचना जो है वो की जानी चाहिए। इयम अत्र कार्य युक्ति है। इस संदर्भ में कार्य की युक्ति जो बताई गई है वह इस प्रकार है, अपेक्षितम परित्यज्य नीरसम वस्तु विस्तरम यथा संदर्शयेत शेषम कुर्याद विष्कंभकम। तथा कि अंक में प्रदर्शित होने योग्य अपेक्षित आवश्यक भाग को परित्यज्य छोड़ करके इतिवृत्त का जो वस्तु विस्तरम, इतिवृत्त का जो शेष नीरस भाग है वह भाग अंक में प्रदर्शित करने के लिए नाट्यशास्त्र द्वारा निषिद्ध है। अर्थात जो प्रदर्शित करना हो नाटक के प्रारंभ में ही विष्कंभक का विधान कर लेना चाहिए, और जो निषिद्ध है, नीरस है, ऐसे भाग को नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। तो यहाँ
कथा वस्तु के प्रारंभ से ही सरलता को स्पष्ट करते हुए यहाँ नाटककार ने कहा है कि अंक में प्रदर्शित होने योग्य आवश्यक भाग को छोड़ करके, जो आवश्यक भाग है उसको छोड़ करके नीरस भाग जो अंक में प्रदर्शित करने के लिए नाट्यशास्त्र द्वारा निषिद्ध है, को यदि प्रदर्शित करना हो तो नाटक के प्रारंभ में विष्कंभक का विधान करके और वहाँ प्रयुक्त कर देना चाहिए। यदा तु सरसम वस्तु मूलादेव प्रवर्तितः आदावेव तदा अंकः स्याद् आमुख क्षेप संश्रयः है। और फिर कहा है कि यदा तु सरसम वस्तु, जो सरस वस्तु है, जो रस युक्त है, ऐसी वस्तु को वहाँ पर मूलादेव प्रवर्तिते, मूल मन प्रारंभ से ही प्रवृत्त कर देना चाहिए। जो मूल वस्तु है, जो सरसता से युक्त है, ऐसी तो नीरस वस्तु की सूचना देने के लिए तो विष्कंभक का प्रयोग कर देना चाहिए, और सरस वस्तु का प्रारंभ जो है वो प्रारंभ में ही आदावेव तदाद अंक है, अंक के प्रारंभ में ही आमुख आक्षेप संश्रय है, आमुख के द्वारा, आमुख के पश्चात ही अंक को प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके लिए विष्कंभक की आवश्यकता नहीं होती है। सरस कथा वस्तु में विष्कंभक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें आमुख प्रस्तावना के पश्चात ही अंक को प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। अब हम आगे का अंश जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।